हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू रिवॉल्यूशन डिजिटल क्लासेस। इस चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर का चौथा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले 3 लेक्चर आपको बता दिया गया 3 लेक्चर में, उसमें एक्सरसाइज 1.1 का पहला 2 सवाल आप लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग सवाल नंबर 3 देखेंगे। अगर आपने बाकी 3 लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर आप देख लें या प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए। जब तक आप उन लेक्चर्स को नहीं देखेंगे ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज हम लोग अपना चौथा लेक्चर शुरू करते हैं सवाल नंबर 3 से। एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा सवाल क्या कहता है? तीसरा सवाल कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है यानी कि चलना है। तो कहता है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? सवाल आपने समझा? सवाल बिल्कुल सिंपल है, समझने की कोशिश करें कि 2 टुकड़ी है सेना का। एक टुकड़ी में 616 मेंबर, दूसरे टुकड़ी में 32 मेंबर हैं। दोनों को स्तंभ यानी कि लाइन में खड़ा करके परेड करना है, चलना है एक दूसरे के पीछे। तो कहता है कि दोनों समूहों को कितने स्तंभ में खड़ा कर दिया जाए कि दोनों समूह एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे चल पाएं। तो क्या करना होगा इस सवाल में? इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल पहले लेते हैं। मान लीजिए आपके स्कूल में या आपकी कोचिंग में 20 बच्चे हैं, 20 लड़के हैं, मान के चलिए, है ना, 20 लड़के हैं। अगर इनको लाइन में खड़ा करना है तो कितना लाइन में खड़ा कर सकते हैं 20 लड़के को? तो अगर चाहेंगे 2 लाइन बिल्कुल हो जाएगा, 10 और 10 का। लेकिन चाहेंगे 3 लाइन खड़ा करना होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 4 लाइन होगा, 5 लाइन होगा, 10 लाइन होगा, और 1 लाइन भी हो सकता है। 1 लाइन भी, 1 लाइन में भी 20 को खड़ा कर सकते हैं। लेकिन 3 लाइन में खड़ा कर सक पाएंगे? नहीं। 6 3 18 होगा, 2 बच्चा बच जाएगा। इसका मतलब 20 लड़के उतने ही लाइन में खड़े हो सकते हैं जितने से ये विभाजित होता है ना। यानी स्तंभ कितना बनेगा ये डिपेंड करता है कि वो किन किन नंबर से विभाजित है। उसी तरह मान के चलिए दूसरे समूह में 20 लड़कियां हैं, सॉरी 20 नहीं 25 ले लेते हैं। 25 अगर लड़कियां हैं, अगर इनको हम चाहते हैं कि स्तंभ में खड़ा करना, लाइन में खड़ा करना, कितना लाइन बन सकता है? सबसे पहले 1 लाइन बन सकता है और 5 लाइन में खड़ा कर सकते हैं। उसके अलावा कोई लाइन, 4 लाइन, 3 लाइन, 6 लाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन नंबर से ये विभाजित नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज का समूह जब दिया रहेगा, व्यक्तियों का समूह, उनको आप उतने ही स्तंभ में, उतने ही लाइन में खड़ा कर सकते हैं जितना से वो कटेगा, जितना से वो विभाजित होगा, है कि नहीं? अगर इसी जगह कहा जाए कि 20 लड़की और 25 लड़कियां दोनों को समान स्तंभ में, समान लाइन में खड़ा करना है, तो समान लाइन क्या लग रहा है आपको? कॉमन नंबर 1 1 और 5 5। 1 लाइन करेंगे तो भी आ जाएगा, 5 लाइन करेंगे तो भी आ जाएगा। अगर बोले कि हमको लाइन अधिकतम बनाना है, अधिक से अधिक, तो कौन होगा? 5 लाइन में 20 लड़की और 25 लड़के खड़े हो सकते हैं। तो ये आप प्रैक्टिकल चीज से समझे। अब आप गौर करें कि ये 5, 20 और 25 का आखिर है क्या? तो अगर आप प्रॉपर्टी पढ़े हैं HCF का, मौसो का, तो आपको याद होगा कि मौसो किसे कहा गया है? दिए गए संख्याओं को भाग देने वाला सबसे बड़ा नंबर HCF होता है। यानी देखिए 5 जो है इन दोनों को भाग देने वाला सबसे बड़ा नंबर है, तो 5 इनका यहां HCF हुआ। इसका मतलब कभी भी 2 समूह में अगर अधिकतम स्तंभ निकालने कहेगा, अधिकतम लाइन निकालने कहेगा, तो वहां पर हम लोग HCF यानी मौसो निकालेंगे। तो ये हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जांपल से समझा। इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल में भी हमको जो कह रहा है, तो स्तंभ, कितना स्तंभ होगा जिसमें कि दोनों समूह का सैनिक जो है, आर्मी जो है, एक दूसरे के पीछे मार्च कर पाएंगे? तो जितना इन दोनों का HCF होगा। क्यों? लाइन उतना ही बनाएगा स्तंभ जितना से ये कटेगा। 6 से 16 वाला जिससे कटेगा उतना लाइन बनेगा, 32 वाला जिससे कटेगा उतना लाइन बनेगा। दोनों को समान लाइन बनाना है तो समान नंबर ढूंढना पड़ेगा जो दोनों को काटे। तो दिए गए नंबर को भाग देने वाला सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो उसका HCF यानी मौसो कहलाता है। इसलिए हम लोगों को यहां पर मौसो निकालना होगा। तो आइए इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि चूंकि पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या, है ना, आर्मी की जो पहली टुकड़ी है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है?
तो 616 है। फिर कहेंगे दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी है, 32 है, और हमें बताना है अधिकतम स्तंभ है कि नहीं। तो हमने अभी एग्जाम्पल से क्या समझा, अधिकतम स्तंभ उतना ही होगा जितना इन दोनों का मॉसो यानी एचसीएफ होगा। तो इस बात को यहां क्लियरली बता दीजिए तो बेहतर है कि स्पष्ट है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या दिए गए सदस्यों की संख्या का एचसीएफ होगा। ये हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा। ये हमने एचसीएफ का जो डेफिनेशन होता है, एचसीएफ किसे कहते हैं, उसके प्रॉपर्टी से ये बात समझ में आई कि यहां जो एचसीएफ निकलेगा वही अधिकतम स्तंभ होगा। तो जब एचसीएफ निकालना है तो पिछले लेक्चर में आपने विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा एचसीएफ निकालने के लिए सीखा था, जिसमें विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम एचसीएफ निकालते हैं। तो बिल्कुल वही मेथड से हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो बिल्कुल आपको याद होगा, सबसे पहले बोलेंगे माना कि बड़ी संख्या को ए, तो माना कि ए बराबर 616 तथा छोटी संख्या को बी, तो बी बराबर 32। ए बराबर 616, बी बराबर 32। अब क्या करते हैं, तो उन दोनों संख्याओं के लिए विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो विभाजन प्रमेयिका क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन छोटा बी से। ये विभाजन प्रमेयिका का स्टेटमेंट है। इसी पर हम लोगों को इसको तोड़ना पड़ता है अगर हम एल्गोरिथ्म के द्वारा एचसीएफ निकालते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में आते हैं हम लोग। तो देखिए क्या देंगे स्टेटमेंट, तो ए यानी कि 616 बराबर 32 गुना 32 से 616 में कितनी मर्तबा भागा लगेगा, वही क्यू होगा, है ना। तो बगल में हम भाग देते हैं, 32 से 616 में भागा देते हैं, 32 से 616 में। तो देखिए कितना मर्तबे लगेगा, 32 दूनी 64 ज्यादा हो गया, तो 32 से कम 32। तो 11 में 2 गया 9, यहां 5 में 3 गया 2, उतारे 6 को। उसके बाद कितना मर्तबे लगेगा, 3 9 27, 9 दूनी 18, 27 और 1 28, आराम से 9 मर्तबे लग रहा है। दीजिए 9 मर्तबे भागा, 9 दूनी 18 के 8, हासिल बचा 1, 9 ते 27 और 1 28। तो 16 में से 8 गया 8, खत्म कहानी। तो क्या लिखेंगे, भागफल क्या आया 19, तो तोड़ेंगे 32 गुना 19 जोड़ शेषफल 8। तो क्या पहले स्टेप में आर का मान 0 हुआ, नहीं, आर का मान यहां 8 है। हमने आपको बताया है कि अगर आप विभाजन प्रमेयिका का कथन लिखते हैं तो अगर जिस स्टेप में आर का मान 0 आएगा उसी स्टेप का भाजक दिए गए संख्याओं का एचसीएफ होता है। लेकिन यहां पर आर का मान 8 आया तो स्टेटमेंट रिपीट होगा। और रिपीट किसके लिए होता है, तो बी और आर के मानों के लिए। बी जो बराबर के तुरंत बाद रहेगा, बी और ये आर, इन दोनों के लिए कथन दोबारा रिपीट करेंगे। तो उससे पहले हम यहां लिख देते हैं कि क्यों रिपीट करेंगे, तो बताएंगे चूंकि आर नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए स्टेप सेकेंड में हम लोग आएंगे और इस बार कथन देंगे 32 और 8 के लिए। तो 32 जो बन जाएगा ए, 8 जो बन जाएगा बी। तो 32 और 8 के लिए कथन दीजिए 32 ए बराबर बी यानी कि 8 गुना 8 से 32 में भागा दीजिए। कितनी मरतबे भाग लगेगा, 4 मरतबे। 8 चौके 32, शेषफल क्या बचा, 0, है ना। 8 चौके 32, शेषफल बचा 0। यहां दे सकते हैं, ये रफ का काम है, कोई जरूरी नहीं है कि आप करवे कीजिए। 8 चौके 32, शेषफल क्या बचा, 0, है ना। तो इसमें हमारा हुआ 32 बराबर 8 गुना 4 जोड़ 0। तो स्टेप सेकंड में हम लोग क्या देखते हैं कि यहां पर आर का मान 0 है, यहां आर का मान 0 है। तो जिस स्टेप में आर का मान 0 होगा उसी स्टेप का भाजक बी का मान दिए गए संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो यहां पर भाजक बी का मान क्या है, 8। ध्यान रहे भाजक बी का मान, बी मतलब बराबर के तुरंत बाद जो रहेगा वो, गलती से लोग इसको भी कभी कभी कह देते हैं, लेकिन नहीं, भाजक बी का मान। तो हम यहां क्लियरली लिख सकते हैं कि चूंकि यहां आर बराबर 0 है तो जहां आर का मान 0 है वहीं पर जो बी का मान होगा वो एचसीएफ होगा। तो कहेंगे इसलिए एचसीएफ क्या था, 616 और 32, इन दोनों का एचसीएफ हो गया 8। एचसीएफ क्या हो गया, 8। और हमने कहा था कि दिए गए सदस्यों की संख्या का जो एचसीएफ होगा वही यहां पर स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। तो एचसीएफ क्या निकला, 8। तो क्लियरली फाइनली लिख सकते हैं कि अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। ये मेरा हो गया आंसर।
इस तरह सवाल नंबर 3 हम लोग बनाएंगे। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ये मेरा सवाल नंबर 4 है। आइए इस सवाल को समझते हैं। पहले तो इस सवाल का कहने का क्या मतलब है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या कहता है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक बोले तो प्राकृत संख्या अगर आप लेते हैं और उसका वर्ग करते हैं तो निश्चित रूप से वो 3m या 3m+1 के रूप में होगा। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहले जैसे एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्ग 1 होगा, तो देखिए ये 1 किस रूप में है, 3m या 3m+1 के रूप में जरूर होगा। तो देखते हैं 3 इंटू, तो बोलिए 3 से 1 में कितनी मर्तबा भाग लगेगा, तो 0 मर्तबा। 3 गुना 0 0 प्लस लिखेंगे 1, तो 3 इंटू 0 0 प्लस 1 बराबर 1 आ गया। यानी ये 1 किस रूप में हुआ, तो 3m+1। कैसे करें 3m+1, क्योंकि 0 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। कह दिया था कि m पूर्णांक के लिए, यानी पूर्णांक को m से डिनोट करना है आपको, तो इसका मतलब 0 के लिए m लिख दिए। उसी तरह 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 4 होगा। देखते हैं किस रूप में होगा, 3 गुना 1 लिखेंगे अब प्लस 1, 3 एकम 3 प्लस 1 4, तो यानी ये हो गया 3m+1। उसी तरह 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 तिया 9, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3, तो क्या हो गया, ये 3 और ये 3 पूर्णांक है, इंटीजर है, इसलिए इसके बदले में m लिखेंगे। तो ये किस रूप में आया, 3m के रूप में आया। उसी तरह कोई बड़ी संख्या जैसे 10 ले लिए, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100, तो ये देखिए 3 इंटू 3 से 100 में कितनी मरतबा भाग लगेगा, 33 बार में। 33 तिया 99, हासिल बचा 1, तो 3, ये 33 इंटीजर है, पूर्णांक है, तो m कहेंगे +1। तो इस तरह हम लोगों ने क्या देखा, कोई भी धनात्मक पूर्णांक अगर हम लें तो उसका वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में जरूर होगा। यही इस सवाल का कहने का मतलब है। लेकिन हमको साबित जो करना है वो इस तरह से साबित नहीं करना है, बल्कि हम लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करके इस सवाल को साबित करना है। तो कैसे करेंगे साबित, तो आइए, आपको याद होगा इससे पहले आपने एक सवाल पढ़ा था, विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करके दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में होता है। तो वहां पर समझाया गया था आपको कि हमेशा इस तरह के सवालों को सिद्ध करने में स्टेटमेंट जिसके बारे में होता है हमेशा उसको मानते हैं a, और b का मान सवाल के अंदर इंडिकेट रहता है। तो बस वही फंडा यहां भी अप्लाई करेंगे। तो ध्यान दें, यहां पर स्टेटमेंट किसके बारे में है, क्योंकि हमें यूज करना है विभाजन प्रमेयिका, तो उसके लिए ए और बी होना चाहिए। जब ए और बी होगा तो विभाजन प्रमेयिका अप्लाई होगा, तो बिल्कुल उसी का इस्तेमाल करना है। तो कथन यहां पर हमारा है धनात्मक पूर्णांक के बारे में। क्या कहता है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में होगा। यानी कथन जो हुआ यहां पर धनात्मक पूर्णांक के बारे में हुआ, इसलिए हमारा धनात्मक पूर्णांक जो होगा सारा का सारा उसको हम लोग मानेंगे a। तो आइए सवाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को लिखना होगा कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, यानी सभी धनात्मक पूर्णांकों को हम लोगों ने a माना। कथन जिसके बारे में होगा वो a मानेंगे, तो a मान लिया धनात्मक पूर्णांकों को। दूसरा, अब b किसको मानेंगे, तो b बराबर फॉर्म क्या सिद्ध करना है, 3m और 3m+1, इसलिए b का मान हमारा क्या हो जाएगा, 3। अब हमारे पास a भी है b भी है, सारा धनात्मक पूर्णांक a और b बराबर हुआ 3। तो अब हम यहां पर अप्लाई करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, यही कि a बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन छोटा b से। यह आपका स्टेटमेंट है। इस पर वैल्यू पुट करेंगे तो a धनात्मक पूर्णांक हुआ सारा का सारा, b का मान हो गया 3, q को q लिखेंगे, r की जगह r, और आगे जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन छोटा b से, तो b का मान कितना है यहां पर 3, तो यहां पुट करेंगे 3।
तो हमारा इस तरह से स्टेटमेंट मिला हमको कि धनात्मक पूर्णांक a बराबर हुआ 3q प्लस r, a बराबर 3q प्लस r। तो ये क्या मिला हमको, धनात्मक पूर्णांक का मान है ये, लेकिन हमें सिद्ध करना है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। इसलिए हम लोग यहां पर अब क्या कर लेंगे, वर्ग, क्योंकि जिसके बारे में सिद्ध करना है वो काम करना होगा। तो a फिलहाल धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि सिद्ध करना है इसके वर्ग के बारे में, इसलिए हम लोगों को यहां वर्ग करना होगा। और इक्वेशन में कोई भी काम हमेशा दोनों तरफ करते हैं, इसलिए हम लोग यहां पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो आइए वर्ग करते हैं। तो a का वर्ग करेंगे a स्क्वायर, इधर 3q प्लस r का वर्ग करेंगे 3q प्लस r का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा वैल्यू, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस r का होल स्क्वायर, किस फॉर्मूला पर ये आएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर पर। ये a और ये b है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा भाई, तो आपको मालूम होगा a स्क्वायर प्लस 2a कौन है 3q प्लस b कौन है r, और प्लस b स्क्वायर यानी r स्क्वायर है ना, a ये b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखिए वैल्यू क्या मिलेगा हमको, a स्क्वायर इज इक्वल टू मिल गया 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6qr प्लस r का स्क्वायर r स्क्वायर। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट हमने इसको कह दिया। अब ये जो a था धनात्मक पूर्णांक था, और उसी का स्क्वायर, उसी का वर्ग का वैल्यू निकला है 9q स्क्वायर प्लस 6qr प्लस r स्क्वायर। इसी चीज को दिखाना है कि ये 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा, और कैसे दिखा पाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो r है उसका वैल्यू पुट करना होगा। और हमको यहाँ पर r का मान पहले ही मालूम पड़ चुका था कि r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन 3 से छोटा है। तो बस वहां से उठा लीजिए r के संभावित मान। तो आप लिखेंगे चूंकि r के संभावित मान, r के संभावित मान क्या सब होंगे, r के संभावित मान तो 0 के बराबर यानी 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। यहां से ऐसे भी जब भाजक 3 होगा, दुनिया के किसी भी नंबर में 3 से भागा देंगे तो शेषफल क्या क्या हो सकता है, पूरा पूरी कटा तो 0 या 1 या 2, उससे बड़ा कभी होगा नहीं, क्योंकि भाजक 3 है, भाजक से में तो छोटा होता है शेषफल। शेषफल हो गया 0 1 2। अब इन्हीं तीनों केस के लिए हमें दिखाना है कि ये चीज 3m या 3m प्लस 1 के रूप में आएगा। कैसे दिखा पाएंगे, तो आइए एक एक करके तीनों केस को लेते हैं। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं केस 1। केस 1 में लेते हैं जब, पहला मान लेते हैं जब r बराबर 0 हो, तो r बराबर 0 हो तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग देखते हैं किस रूप में आता है। आइए r का मान 0 इस इक्वेशन में पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q इंटू r, तो r के बदले में 0 प्लस r स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर लिखा हमने। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q इंटू 0, 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, तो ये लिखेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 0 क्या आएगा 9q स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 9q स्क्वायर फाइनल वैल्यू आया। तो अब हमको चूंकि 3m और 3m प्लस 1 के रूप में लाना है, तो हर हालत में उससे 3 कॉमन लेना है। तो आइए 3 कॉमन लेंगे तो 3 इंटू क्या बचेगा 3 तिया 9, तो 3q स्क्वायर। और इसी चीज को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये चीज को हम लिख सकते हैं m। अब आप कहिएगा कि इसको m कैसे लिखे, तो आपको यह बताया जाएगा यहां पर m इसलिए लिखा गया क्योंकि ये चीज क्या है, एक पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है आइए समझते हैं। तो इसमें 3 है जो कि एक पूर्णांक है, लेकिन q क्या है, तो q खोजते हैं कहां से आया, q विभाजन परिमेयिका का q वहां तक गया है। तो विभाजन परिमेयिका में q क्या होता है, विभाजन परिमेयिका का कथन क्या था, यदि a तथा b कोई दो धनात्मक पूर्णांक हो तो अन्य पूर्ण संख्याएं q तथा r इस प्रकार मौजूद है, यानी q और r पूर्ण संख्या था, है कि नहीं। तो पूर्ण संख्या तो इंटीजर होता ही है पूर्णांक, इसका मतलब q पूर्णांक था। और पूर्णांक का प्रॉपर्टी आप समझ लें, थोड़ा सा रफ में अगर आपको समझा दिया जाए यहां पर, जैसे दो पूर्णांक को लेते हैं, जैसे 2 और 5, अगर इनको हम जोड़ें या घटाएं या गुना करें तो आप क्या देखेंगे, हमेशा आपको पूर्णांक मिलेगा 2 5 7, 2 में 5 गया -3, 2 पंचे 10, क्या सब मिला इंटीजर।
लेकिन 2 और 5 को भागा देंगे, 2/5, तो ये हो जाएगा 2/5। तो बस यही आपको याद रखना है कि दो पूर्णांकों का योगफल, दो पूर्णांकों का अंतर, दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा पूर्णांक होता है। लेकिन जब दो पूर्णांकों का भागफल करते हैं तो वो पूर्णांक हो भी सकता है, नहीं भी। जैसे यहाँ भाग दिए तो नहीं हुआ, लेकिन वहीं पर कोई देगा 4/2 तो बराबर 2 हो जाएगा। तो भागा देने पर हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन जोड़ घटा गुना करने पर वो पूर्णांक रहेगा ही। पूर्णांकों में जब तक जोड़ घटा और गुना की क्रिया होगी पूर्णांकों के बीच, तो वो आउटपुट के रूप में एक पूर्णांक ही देगा। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी को यहाँ अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो हम क्या देखते हैं, 3 जो कि एक पूर्णांक संख्या है, और q तो ऑलरेडी पूर्णांक है ही, तो इसका मतलब 3 × q पूर्णांक में पूर्णांक गुना होगा, तो क्या बनेगा, पूर्णांक संख्या। इसीलिए हमने इसको कहा m, क्योंकि कह दिया था किसी भी पूर्णांक को आप m मान सकते हैं। बस यहाँ पर इंडिकेट कर दीजिए कि जहाँ m बराबर 3q², यानी 3q² को आपने m कहा है कि नहीं। जिसको m कहें वो क्यों कहें m, वो क्लियरली दिखना चाहिए कि वो एक इंटीजर है। तो पहले केस में a² = क्या हुआ, 3m। आइए अब दूसरा केस देखते हैं। तो दूसरे केस में क्या है, दूसरा केस यानी कि r का अगला मान लेंगे। तो r का अगला मान क्या है, 1। तो आइए हम लोग अब यहां पर लिख देते हैं, आपको दिखाई पड़े आसानी से, केस 2 है ना, केस 2 को लेते हैं। तो केस 2 में हम लोग चलते हैं, तो r का अगला मान है 1। तो लिखेंगे जब r बराबर 1 हो तो r का वैल्यू 1 लेते हैं। r का वैल्यू 1 अपने इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट करते हैं। तो आइए पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा बोलिए, a² बराबर 9q² प्लस 6q × r का वैल्यू 1 प्लस 1²। तो इस तरह क्या मिलेगा, a² = 9q² प्लस 6q × 1 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो इस तरह हम लोगों ने क्या पाया कि a² a जो कि धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग 9q² प्लस 6q प्लस 1 आया है। देखते हैं क्या ये 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे a², 3 जहां से कॉमन ले सकते हैं लीजिए, यहां से कॉमन है 3, यहां से भी कॉमन है 3, q भी कॉमन है लेकिन लेना नहीं है, हमको 3 ही कॉमन लेना है खाली, क्योंकि हमको जिस फॉर्म में दर्शाना है उससे मतलब है। इसलिए हम लोग इसमें से कॉमन क्या लेंगे, 3। तो 3 से क्या मतलब लगेगा, 3 × 9 3q² प्लस 3 दूनी 6 2q, यहां से कॉमन आया नहीं तो बंद कर देंगे, प्लस 1 बाहर में रहेगा। अब इस व्यंजक को क्लियरली आप देखिए, क्या कहेंगे, a² = ये 3 को 3 लिखिए, और ये जो व्यंजक आप देख रहे हैं इसी को डिनोट कर सकते हैं आप m के द्वारा, और प्लस 1 उतार दीजिए। अब आपका फिर वही सवाल होगा, इसको m क्यों कहे, तो जवाब बिल्कुल सिंपल, इसके अंदर क्या क्या चीज है, 3 पूर्णांक संख्या, q पूर्णांक संख्या, और 2 वो भी पूर्णांक संख्या। 3 q और 2, यही 3 चीज इस्तेमाल हुआ है। तीनों इंटीजर हम जान रहे हैं उसके बारे में, और उनके बीच क्रिया कौन सी हो रही, गुना और जोड़। तो पूर्णांकों के बीच जब तक गुना और जोड़ का क्रिया होगा वो बनेगा पूर्णांक संख्या ही। इसलिए यह एक पूर्णांक शो करता है ये व्यंजक, इसीलिए हमने इसको कहा m। अब प्लस 1 अपनी जगह पे, तो बता भी देंगे कि जहां m बराबर 3q² प्लस 2q हो गया है कि नहीं। दूसरे केस में a² का वैल्यू निकल गया 3m + 1। अब आते हैं तीसरे केस की तरफ। तो केस 3 में चले आइएगा, केस 3 में चलते हैं। अगला मान जब r का मान 2 होगा, 3 मान है r का टोटल, तो बोलेंगे जब r बराबर 2 हो तो r का वैल्यू 2 पुट करिए। तो r का वैल्यू 2 इसमें पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट जो हम मान निकाल के लाए थे। तो a² = क्या होगा, 9q² प्लस 6q × r। तो r का वैल्यू 2 और प्लस 2²। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, a² = 9q² प्लस 6 दूनी 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4, a² = अब थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे पेशेंस के साथ कि अगर पिछले सवाल की तरह हमारा व्यंजक मिल गया हमको अब इसको 3m या 3m + 1 के रूप में दिखाना है। तो हम क्या करेंगे पिछले सवाल की तरह, अगर हम यहाँ वही काम करें कि यहाँ से 3 कॉमन है, यहाँ से नहीं है तो छोड़ देंगे। तो 3 कॉमन लिया हमने, तो समथिंग कुछ आएगा +4, तो इसको हो जाएगा 3m + 4।
क्या ये ऐसा हो जाएगा? कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 3 कॉमन ले रहे हैं मतलब भाजक आपका 3 है और प्लस के बाद जो आप लिख रहे हैं वो शेषफल रिमाइंडर को शो करता है। तो जब भाजक 3 है तो क्या शेषफल 4 हो सकता है? कभी नहीं। स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा, प्रूव होना न होना अलग बात है, स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इसको सुधारने के लिए हम लोग देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा एक स्टेप काम ज़्यादा करना पड़ेगा। यानी ऐसा करना होगा जिससे रिमाइंडर 3 से छोटा हो कोई नंबर। इसके लिए हम लोग ये दिमाग लगाएंगे 9q² प्लस 12q तारे प्लस कॉमन क्या लेना है? 3, तो 3 उससे ले लीजिए, 3 के रूप में तोड़िए। 3 अगर ले लेंगे तो बचेगा उधर 1, 5 रहता तो 3 प्लस 2, जो कॉमन लेना है वो तोड़ना है, वो तो आना ही चाहिए। तो 3 प्लस 1 हम लिख दिए। तो अब हमारा स्टेटमेंट क्या होगा देखिए, a² बराबर 3 यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तीनों जगह से कॉमन है तो तीनों जगह से कॉमन लीजिए। 3 कॉमन, 3 तिया 9 3q², 3 चौके 12 4q, 3 एकम 3 1 बंद किए, ये प्लस 1 बाहर में रहेगा। तो इस तरह फिर से वही बात, a² = 3 और इस पूरे व्यंजक को हम लिखेंगे m, बाहर में +1। बता देंगे कि जहां m बराबर हो गया 3q² प्लस 4q प्लस 1। फिर से आपके सवाल का जवाब कि इस व्यंजक को m क्यों का है? क्योंकि इस व्यंजक में इस्तेमाल हो रहा है 3 4 और 1 और q। 3 4 1 ये तीनों पूर्णांक है। q ऑलरेडी विभाजन प्रमेय बताता है कि पूर्ण संख्या मतलब पूर्णांक है और उनके बीच क्रिया कौन सी हो रही है? तो गुना और जोड़। और हमने बताया पूर्णांकों के बीच जब तक गुना और जोड़ और घटा होता रहेगा वो आउटपुट के रूप में एक पूर्णांक ही देगा, यानी कि आपको रिजल्ट के रूप में पूर्णांक मिलेगा। तो ये व्यंजक पूर्णांक शो करता है, इसलिए हमने इसको m कहा, क्योंकि पूर्णांक के लिए सिंबल m यूज करने का रहा सवाल में ही। तो इस तरह तीसरे केस में a² का भी मान क्या निकल गया? 3m + 1। तो हमने क्या देखा कि पहले केस में a² का मान होता है 3m, दूसरे केस में a² का मान 3m + 1 और तीसरे केस में a² का मान 3m + 1। मतलब a क्या था? धनात्मक पूर्णांक और उसका स्क्वायर यानी उसका वर्ग का ही मान निकल रहा है 3m और 3m + 1। तो क्या यह सिद्ध हुआ जो कह रहा था सिद्ध करने? बिल्कुल। तो हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है जहां m कोई पूर्णांक है, जहां m कोई पूर्णांक है। यह हमारा हो गया प्रूव्ड। इस तरह से हम लोगों ने सवाल नंबर 4 को भी देखा। इस सवाल को आपको अच्छी तरह समझना है। कहीं पर समझ में नहीं आए तो आप वीडियो पॉज करके अच्छी तरह से दोबारा बैक जाकर देखिए, और अगर ये सवाल आपको समझ में आ जाए तो आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग सवाल नंबर 4 देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 से पहले सवाल नंबर 4 पर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। सवाल नंबर 4 समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से तो 5 आपके लिए बहुत आसान होगा। सवाल नंबर 5 देखिए क्या कहता है। कहता है सवाल, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी क्यूब 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, जहां m कोई पूर्णांक ही होगा। तो कैसे सिद्ध करेंगे इस सवाल को? तो आइए समझते हैं। सबसे पहले वही पुरानी बात, स्टेटमेंट जिसके बारे में होता है हम उसको मानते हैं a। तो आइए शुरू करते हैं सवाल को। कहेंगे हम लोग माना कि स्टेटमेंट किसके बारे में है? धनात्मक पूर्णांक के बारे में। धनात्मक पूर्णांक का घन होगा 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में। इसलिए हम लोग कहेंगे माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद तथा b बराबर, तो फॉर्म जब हम देखते हैं तो फॉर्म है 9m 9m + 1 9m + 8। तो इसके अकॉर्डिंग b का मान होना चाहिए 9, और b का मान 9 आप ले भी सकते हैं और बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी।
दिक्कत बस एक होगी कि जब b का मान आप 9 लेंगे तो शेषफल का कंडीशन क्या क्या होगा, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r क्या क्या आएंगे। तो 9 होने पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 होगा, सॉरी 9 नहीं 8 तक होगा, यानी कुल मिलाकर 9 शेषफल होंगे और 9 शेषफल को 9 केस तक ले जाना होगा, 9वें केस में दिखाना होगा। सवाल काफ़ी लंबा हो जाएगा। जिस मेथड से आप एग्जाम में बनाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, एग्जाम में पेज लिमिटेड होता है, इसलिए कोई दूसरा मेथड अल्टरनेटिव हम चूज करेंगे। तो यहां पर एक प्रॉपर्टी यूज होगा कि हमको धनात्मक पूर्णांक के घन को 9 यानी 9 इंटू के रूप में लाना है। तो 9 से छोटा कोई नंबर सोचिए जिसका क्यूब 9 का गुणज हो, यानी 9 इंटू के रूप में आ जाए। तो 9 से छोटा कौन है? 8 बिल्कुल नहीं, 7 6 नहीं, 5 नहीं, 4 नहीं, 3 का अगर आप घन करते हैं क्यूब तो वो क्या 9 इंटू के रूप में आएगा? बिल्कुल आएगा। इसलिए हम लोग यहां पर भाजक b के बजाय 3 ले सकते हैं। उसी तरह कहीं पर 8 रहेगा, 8 इंटू समथिंग के रूप में अगर सेट करने कहेगा तो 8 की जगह आप 8 लीजिएगा तो लंबा होगा, कुल 8 गो शेषफल आ जाएगा 7 तक में। इसलिए वहां पर क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर या क्यूब करिए, वो 8 इंटू के रूप में आएगा, इसलिए वहां पर 4 लेकर बनाएंगे। तो खैर इस सवाल में हम लोग आते हैं, इस सवाल में भाजक 9 के बजाय हम लोग 3 लेकर बनाएंगे, इसलिए b का मान हम यहां लेंगे 3। तो a क्या हुआ? सारा धनात्मक पूर्णांक। b क्या हुआ? 3। अप्लाई करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या समझते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन छोटा p से। आइए इस पर वैल्यू पुट कीजिए। तो a इज इक्वल टू b, कितना है b? 3 q प्लस r, जहां r का मान क्लियर होगा, r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन छोटा b, तो b हो गया 3। तो क्लियर देखिए, r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन छोटा 3 से क्या सब आएगा r का मान? तो 0 1 और 2 r के संभावित मान हुए, पॉसिबल वैल्यू। लेकिन अभी r के मान पर चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? a धनात्मक पूर्णांक और वो चीज आया है 3q प्लस r के रूप में। तो हमें कथन में ये नहीं सिद्ध करना कि धनात्मक पूर्णांक को सिद्ध करो 9m वगैरह के रूप में, धनात्मक पूर्णांक के घन को, तो जिसको सिद्ध करना है उसको लेना होगा। तो क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक के घन को सिद्ध करना है, इसलिए हम लोग ये a जो कि धनात्मक पूर्णांक है, अब उसका घन करने के बारे में सोचेंगे। तो क्योंकि ये इक्वेशन है तो जो भी काम करेंगे दोनों तरफ करेंगे, तो इसलिए हम लोग यहां लिखेंगे कि दोनों तरफ घन करने पर। पिछले सवाल में हम लोगों ने वर्ग किया था, क्योंकि वहां वर्ग के बारे में प्रूव्ड करना था, यहां घन के बारे में प्रूव्ड करने का रहा, तो घन करेंगे। घन करने पर तो आइए घन करते हैं। तो क्यूब करिए, a का क्यूब यानी घन, तो पावर 3 दीजिएगा। इधर 3q प्लस r का घन करिए, 3q प्लस r का होल क्यूब हो जाएगा। तो अब इसको तोड़िए, तो a क्यूब बराबर a प्लस b के होल क्यूब पर तोड़िए, तो आपको a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला तो मालूम ही होगा। तो देखिए, अगर नहीं भी पता है तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला आप जानते होंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, यही फॉर्मूला है a प्लस b का होल क्यूब का, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा सिस्टमैटिक सेटिंग नहीं है, अगर हम उसको अभी इस तरह तोड़ दें तो हमको फिर व्यंजक को अरेंज करना होगा। इसलिए बेहतर है कि हम फार्मूला को ही अरेंज कर लेते हैं। फार्मूला का सही अरेंजमेंट क्या होगा? देखिए, a क्यूब, इसको आप बीच में लिखिए, जैसे आप a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में क्या बोलते हैं? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, चाहे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बोल सकते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक फॉर्म जो हुआ, बिल्कुल अरेंज किया हुआ रूप, वो हुआ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 2ab का टर्म बीच में। उसी तरह से होल क्यूब के फॉर्मूले में भी 3ab का टर्म बीच में रखेंगे तो वह अरेंज रहेगा, बिल्कुल अपने मानक रूप के हिसाब से। इसलिए हम लोग यहाँ पर a क्यूब के बाद ये वाला टर्म लिखेंगे, यानी प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये प्लस b क्यूब को आखिर में लिखेंगे। बात एक ही हुआ, बात कोई अलग नहीं है, ये बात एक है, बस फर्क इतना है कि नीचे वाला जो है बिल्कुल सिस्टमैटिक अरेंज है, दोबारा अरेंज नहीं करना पड़ेगा। इसलिए a प्लस बी का होल क्यूब का नीचे वाला रूप पर हम तोड़ देते हैं। तो आइए चलिए तोड़ते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या कहता है? a क्यूब, a कौन हुआ? 3q,
तो 3q का होल क्यूब, ये a क्यूब प्लस 3ab, क्या है 3ab, तो 3 इंटू a कौन हुआ 3q, b कौन हुआ r, 3ab इंटू a प्लस b, तो a हुआ 3q प्लस b हुआ r, और प्लस b क्यूब, b मतलब r है तो r क्यूब। हमने a प्लस बी के होल क्यूब पर अच्छी तरह से तोड़ा। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी क्यूब। तो देखिए हमको क्या मिलेगा आगे, a क्यूब बराबर 3 का क्यूब 27 q क्यूब प्लस 3 तिया 9qr, एक लाइन बढ़ाइए देते हैं 3q प्लस r, इस लाइन में हम गुना नहीं कर रहे हैं, प्लस r क्यूब, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए अच्छी तरह, ये मकसद है। a क्यूब बराबर 27 q क्यूब, एक लाइन बढ़ने से कुछ नहीं होगा, इंटू कीजिए अब इसको यहाँ पर, तो प्लस और प्लस प्लस हुआ 9qr गुना 3q, तो 9 तिया 27 qr गुना q, तो q स्क्वायर r होगा, फिर प्लस और प्लस प्लस रहेगा 9qr गुना r, तो 9qr स्क्वायर और प्लस r क्यूब, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आप। तो ये आपको a क्यूब का एक वैल्यू मिला, a क्यूब, a मतलब धनात्मक पूर्णांक और उसी के घन का ये मान है आपको 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर r प्लस 9qr स्क्वायर प्लस r क्यूब। अब इसी चीज़ को दिखाना है कि ये चीज़ या तो 9m के रूप में है या 9m प्लस 1 के रूप में या 9m प्लस 8 के रूप में है। तो कैसे दिखाएंगे, उसके लिए बस वही r का मान पुट करिए पिछले सवाल की तरह। तो r का मान कैसे पुट करेंगे, हम क्लियरली समझ सकते हैं, कहेंगे चूंकि r के संभावित मान पॉसिबल वैल्यू ऑफ r क्या क्या है, यहां से देखिए क्लियरली आप समझ सकते हैं r का मान यहां पर से क्या क्या है। लीजिए r का मान 0, 1 और 2, यही तीनों मानों को एक एक करके बिठाइए और देखिए 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में आता है कि नहीं आता है। तो आइए पहला मान हम लेके चलते हैं, तो हम यहां लिख देते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में लेते हैं जब r बराबर 0 हो, तो r का मान 0 लेकर देखते हैं क्या होता है। तो r का मान 0 पुट करिए इस इक्वेशन में, जो आपने मान प्राप्त किया है a क्यूब का, a क्यूब मतलब धनात्मक पूर्णांक के घन का मान। तो आइए क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर इंटू r का मान पुट कर रहे हैं, तो जहां जहां r है उसके बदले में 0 लिखेंगे, तो 27q स्क्वायर तक लिखे। अब इंटू यहां पर r का मान 0 प्लस 9q, उतारिए 9q इंटू लिखेंगे r स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस r क्यूब 0 क्यूब, जहां जहां r वहां वहां 0 बैठाए। तो अब सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, a क्यूब बराबर 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर गुना 0, 0 को किसी से भी गुना करेंगे वो 0 ही रहेगा, 9q इंटू 0 स्क्वायर 0, 0 का क्यूब 0। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर 27q क्यूब, तो 27q क्यूब में 0 जोड़ेंगे, फिर 0 जोड़ेंगे, फिर 0 जोड़ेंगे, तो वो बराबर 27q क्यूब ही रहेगा। तो अब इस चीज़ को देखते हैं किस रूप में आता है, a क्यूब बराबर, क्या इस व्यंजक में से आप 9 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ से फॉर्म याद करेंगे क्या सिद्ध करना है, 9m प्लस 1 9m प्लस 8, हर हालत में 9 ही कॉमन लेना है। तो क्लियरली 9 कॉमन आ रहा है, लिखेंगे 9 इंटू 9 तिया 27 3q क्यूब, 27q क्यूब को लिख सकते हैं 9 इंटू 3q क्यूब। इससे क्या हुआ ये कि a क्यूब को a क्यूब लिख दिया हमने, बराबर इस 9 को 9 कहेंगे, और ये जो व्यंजक है 3q क्यूब, इसको हम लोग कह सकते हैं m। आप कहोगे फिर m क्यों कहे, m क्या होता है, पूर्णांक, और ये क्लियरली ये व्यंजक एक पूर्णांक संख्या है। क्यों, क्योंकि 3 एक इंटीजर है पूर्णांक, q जो कि विभाजन प्रमेयिका से आया है वो भी है पूर्णांक, तो पूर्णांक में गुना हो रहा है यहाँ पर, और हमने बताया कि पूर्णांक में जब तक जोड़ घटा गुना होगा वो मिलेगा पूर्णांक, इसलिए यह व्यंजक एक पूर्णांक शो करता है, इसलिए हम इसको कहे m। बता भी देंगे कि जहां m बराबर हो गया 3q क्यूब, तो पहले केस में a क्यूब का वैल्यू आ गया 9m के रूप में। तो अब बाकी दो और केस को हमको देखना है कि उन दो केस में किस रूप में आता है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग लेते हैं केस 2, सेकेंड केस को लेते हैं। सेकेंड केस में r का मान 1 है, तो कहेंगे जब r बराबर 1 हो तो
चलिए आर का मान 1 पुट करते हैं, जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, जो स्टेटमेंट हम लाए थे सॉल्व करके, उस पर पुट करेंगे आर का वैल्यू 1। तो चलिए क्या हो जाएगा बोलिए, ए क्यूब बराबर 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर इंटू, ये आर है तो आर के बदले में 1 प्लस 9q, तो 9q लिखा हमने इंटू आर स्क्वायर, तो आर के बदले में 1 का स्क्वायर प्लस आर क्यूब, तो आर के बदले में 1 का क्यूब। ये मिला हमको ए क्यूब का वैल्यू। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर गुना 1 27q स्क्वायर, 9q इंटू 1 स्क्वायर 9q और प्लस 1 अपनी जगह पे। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम वही करेंगे कि इसमें से ए क्यूब पहले लिखे कि इन तीनों में से क्या कॉमन लेना है, 9, क्योंकि हमको 9 इंटू के रूप में ही तोड़ना है। तो 9 यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, यहाँ से नहीं है कोई दिक्कत नहीं, तो 9 कॉमन लीजिए आप। तो 9 कॉमन निकालेंगे, 9 तिया 27 3q क्यूब, 9 तिया 27 तो 3q स्क्वायर प्लस 9 एकम 9 तो q और ब्रैकेट बंद और प्लस 1 बाहर में। तो ये व्यंजक हमको मिला। तो अब इसमें क्या कहेंगे, ए क्यूब बराबर, ये 9 को 9 लिखा हमने और इस पूरे व्यंजक को लिख सकते हैं m प्लस 1 बाहर में। इस व्यंजक को m क्यों लिखे, फिर वही जवाब, 3 और q, यही 3 चीज इसके अंदर है और वो तीनों चीज एक पूर्णांक इंटीजर है और उनके बीच गुना हो रहा है, जोड़ हो रहा है। तो पूर्णांकों का गुणनफल योगफल हमेशा पूर्णांक होता है, इसलिए यह व्यंजक एक पूर्णांक शो कर रहा है, इसलिए हमने इसको कहा m। तो बगल में बता भी देंगे कि जहां m हमने किसको कहा, m बराबर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q को हमने कहा m। ये हमारे दूसरे केस में आया, a क्यूब बराबर 9m प्लस 1 के रूप में हुआ। अब तीसरा केस में देखते हैं किस रूप में आता है। तो केस थर्ड में आपको हम लेके चलते हैं, केस थर्ड। केस थर्ड में क्या होगा, आर का अगला मान है 2। तो चलिए कहेंगे जब आर बराबर 2 हो तो आर का मान 2 लेते हैं। तो आर का मान 2 इस पूरे व्यंजक में पुट करिए, तो ए क्यूब सेम उसी तरह पुट करना है, ए क्यूब बराबर 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर इंटू आर। तो इस आर के बदले में क्या लिखेंगे, 2, तो 2 प्लस 9q, तो 9q इंटू आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर, तो आर का मतलब 2 स्क्वायर लिखना होगा उस पर, प्लस आर क्यूब, आर का मतलब 2 क्यूब। इस पूरे व्यंजक में जहां जहां आर था उसका वैल्यू हमने 2 बिठाया। अब जो मान मिले, ए क्यूब बराबर 27q क्यूब प्लस 27 दूनी 54 q स्क्वायर उतार दिए प्लस, या देखो 2 का स्क्वायर 4 और 4 नवा 36, उसके बाद q प्लस 2 का क्यूब 8। ये व्यंजक हमको मिला और इस व्यंजक को भी दिखाना है कि ये 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होगा। देखते हैं किस रूप में आता है। तो आइए, ए क्यूब बराबर, तो चूंकि 9 तो 9 कॉमन लीजिए सब में से, यहां से 9 कॉमन है, यहां से भी है, यहां से भी है और यहां से नहीं है। तो पिछले सवाल की तरह बोलिएगा कि लास्ट वाले को तोड़ना पड़ेगा, नहीं। पिछले सवाल में क्यों तोड़े थे उसको, क्योंकि वहां पर 4 बच रहा था, कॉमन 3 ले रहे थे। तो भाजक जब 3 होगा शेषफल 4 तो नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ कॉमन तो हम 9 ले रहे हैं। ये नहीं देखिएगा कि यहाँ भाजक 3 लिए हैं, नहीं, यहाँ का फॉर्म में देखा जाएगा। तो यहाँ के फॉर्म में तो 3 है, सॉरी 9 लेंगे, तो 9 जब लेंगे तो शेषफल 8 बच ही सकता है रिमाइंडर के रूप में। तो इसलिए हम लोग वहाँ तोड़ेंगे नहीं, बल्कि जहाँ तक 9 कॉमन है लीजिए 9 कॉमन। तो 9 तिया तो 3q क्यूब प्लस 9 छा के 54 6q स्क्वायर प्लस 9 चौके 36 4q ब्रैकेट बंद और प्लस 8 बाहर में लिख दिए, वहां से कॉमन नहीं आया। तो क्या लिखा जाएगा, ए क्यूब बराबर 9 और ये पूरा व्यंजक हो गया m प्लस बाहर में है 8। बता दीजिए बगल में कि जहां m आपने किसको कहा है, तो 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q को, है ना। जिस व्यंजक को आपने m कहा है वो क्लियरली दिखना चाहिए कि वो एक इंटीजर है, पूर्णांक है। 3 6 4q, ये चारों चीज तो इंटीजर है और उनके बीच हो रहा है गुना और जोड़,
पूर्णांकों के बीच जब तक जोड़ घटा गुना होगा पूर्णांक ही बना रहेगा वो व्यंजक। जब भागा होगा तब पूर्णांक हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन वह भागा का कोई बात ही नहीं है। तो व्यंजक पूर्णांक था, उसके लिए हमने m लिखा और +8 हो गया। तो इस तरह a क्यूब का मान निकला 9m + 8। तो इस तरह हमने क्या देखा कि पहले केस में a क्यूब बराबर निकलता है 9m, दूसरे केस में a क्यूब बराबर निकलता है 9m + 1, तीसरे केस में a क्यूब बराबर निकलता है 9m + 8। तो a क्यूब का मतलब क्या हुआ, a धनात्मक पूर्णांक था और उसी का क्यूब यानी उसी का घन आया है 9m के रूप में, 9m + 1 के रूप में, 9m + 8 के रूप में। तो इसका मतलब यह सिद्ध हो गया कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो या तो 9m के रूप में होता है, या 9m + 1 के रूप में होता है, या 9m + 8 के रूप में होता है। तो जब सिद्ध हो गया तो क्लियरली लिख दीजिए कि अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, जहां m एक पूर्णांक है, जहां m एक पूर्णांक है। यह हमारा हो गया प्रूव्ड। इस तरह हम लोगों ने सवाल नंबर 5 भी साबित किया। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे। और अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा है, आज की क्लास में जो टॉपिक पढ़ाए गए अगर आपको समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला हर एक वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंच जाए, तुरंत पहुंच जाए। अब हम लोग अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे, जिसमें अंकगणित के आधारभूत प्रमेय यानी द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर काम करेंगे। इस तरह हम लोग सिस्टमेटिकली सारे एक्सरसाइज को लेंगे, इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें हमेशा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। प्रैक्टिस करते रहिए, थैंक यू।